So I'm going to start the last theory, which is crystal field theory. ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, उसमें एक चीज कंसिडर करी थी कि जो आपके पास लाइगेंड है वो क्या करता है, मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा एंड देन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आपकी मेटल और लाइगेंड की बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट है। क्लियर? लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, आपको पता है, लिमिटेशंस काफी ज्यादा आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो अब जो आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि जो बॉन्डिंग थी जिसको हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कंसिडर कर रहे थे वो एक्चुअल में आयनिक है। ठीक है। आयनिक कैसे है? क्योंकि देखो, अगर आपकी मेटल है, मेटल लाइगेंड को अट्रैक्ट कर रही है, लाइगेंड आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड है या फिर उसके पास लोन पेयर्स हैं, तो मेटल के पास आने के लिए उसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए बॉन्डिंग के लिए। और इनिशियली उनकी जो अट्रैक्शन है इट इज आयनिक इन नेचर बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज मेटल इज अट्रैक्टिंग नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंगली, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली, जो मेटल और लाइगेंड की इंटरेक्शन है दैट इज आयनिक, ओके, नॉट कोवेलेंट इन नेचर, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसके मेन चीजों की, जैसे आपकी जो कुछ प्रॉपर्टीज आई थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना, कॉम्प्लेक्स की और कलर वगैरह का इश्यूज, तो ये सब एक्सप्लेन नहीं करा था उसने, है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कलर एक्सप्लेनेशन या फिर प्रॉपर्टीज वगैरह को कैसे एक्सप्लेन करेगी थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली लाइगेंड जब मेटल को अप्रोच करता है, तो जब भी अप्रोच करेगा तो बेटा देखो, ये रही आपकी मेटल, मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए ना। ठीक है, मान लो ये आपकी मेटल है, दिस इज योर मेटल और मेटल आयन, राइट। अब मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे, ठीक है। जब लाइगेंड ने इसको अप्रोच करा तो आपको पता है ना, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं सबकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट मीन्स ऑल द ऑर्बिटल्स आर ऑफ इक्वल एनर्जी, राइट। तो ये डीजेनरेट है, लेकिन जब लाइगेंड इनको अप्रोच करेगा तब इनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी। अब रीजन क्या है? रीजन बेटा ये है कि मेटल के पास जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, है ना, कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब लाइगेंड अप्रोच करेगा, आपको पता है मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और लाइगेंड दोनों क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जब भी लाइगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आएंगी, राइट। और इन रिपल्शंस की वजह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो इक्वल एनर्जी के नहीं रहेंगे, वो स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली पहले लाइगेंड मेटल को अप्रोच करेगा, जैसे ही मेटल को अप्रोच करेगा मेटल्स के जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो रिपल्शन क्रिएट करेंगे। और आपको पता है रिपल्शन की वजह से हमेशा क्या होता है, किसी की कोई भी चीज अनस्टेबल हो जाती है ना, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, समझ रहे हो। तो जब आपके पास जो लाइगेंड है वो मेटल को अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली मेटल के जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्लाइटली राइज कर जाएंगे, ठीक है, एनर्जी उनकी हायर हो जाएगी। और उसके बाद में जब एक बार एनर्जी राइज कर गई, अब उसके बाद में बेटा देखो, सारे के सारे डी ऑर्बिटल कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी शेप्स अलग अलग हैं, हमने ऑलरेडी करा हुआ है +1 में। तो अगर इनकी शेप्स अलग हैं तो इसका मतलब ये लाइगेंड के साथ इंटरेक्ट भी डिफरेंट वे से करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको शेप का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ तो फिर आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज हो रही है। ठीक है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द शेप चलें तो हमारे पास जो 5D ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनमें से 3 की शेप एग्जैक्टली एक जैसी होती है और बाकी के 2 की शेप एक जैसी होती है, राइट। अब ये 3 ऑर्बिटल्स कौन से हैं? ये आपको पता है DXY, DYZ और कौन से हैं, DZX। इन ऑर्बिटल्स के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सिस के बीच में मिलेगा आपको। डबल डंबल कहाँ पे होता है, एक्सिस के बीच में। जैसे DXY ऑर्बिटल है ना, इसका मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
इन दोनों एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के चांसेस हैं, एक्सिस के ऊपर नहीं मिलेगा। डी वाई जेड का मतलब है कि वाई और जेड एक्सिस के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और डी जेड एक्स का मतलब है एक्स और जेड एक्सिस के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है, तो तीनों की शेप एक जैसी हो गई, बिकॉज तीनों के केस में द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज वेयर इज बिटवीन द एक्सिस। क्लियर? और अगर हम बाकी के दो ऑर्बिटल्स की बात करें तो वो है आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक है आपका डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मिलते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, राइट? और जो आपका डी जेड स्क्वायर है वहां पे क्या होगा, आपको जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स की एक रिंग मिलेगी रिवॉल्व करती हुई ऐसे करके। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसका मतलब कि डी ऑर्बिटल सबके सब एक जैसे नहीं है। 3 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, और 2 आपके पास ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है। तो इसका मतलब लाइगेंड के साथ सारे के सारे ऑर्बिटल डिफरेंटली बिहेव करेंगे, है ना? अब बिहेव कैसे करेंगे ये लोग? अब देखो, ये डिपेंड करता है किसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगी, किसको रिपल्शन कम, है ना? तो वो भी बेटा डिपेंड करता है मेटल की ज्योमेट्री पे, राइट? तो मैं सबसे पहले आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करवा रही हूँ फॉर द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है? वेयर हाउ मेनी ligands आर देयर? In octahedral geometry, how many ligands will be there? 6 ligands. और ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, चार आपके ligands इन द प्लेन होंगे, ये भी ligand है सारे, है ना? ये मेटल होगी सेंटर में, और एक ligand अबव द प्लेन होगा, एक ligand बिलो द प्लेन होगा। ऐसी ज्योमेट्री है। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री को अगर हम एक्सिस पे कंसिडर करें, है ना, तो इस ज्योमेट्री का क्या नेचर आएगा? ये आपकी आ जाएगी बेटा एक्स एक्सिस, ये आ जाएगी आपकी वाई एक्सिस, और ये आ जाएगी आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, देख पा रहे हो? मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? राइट? तो ज्योमेट्री से देखो जरा ध्यान से, 2 लाइगेंड्स ऐसे हैं जो अलोंग द एक्स एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं मेटल को। मान लो मेटल के साथ बाइंड नहीं हो रखे, बड़ी दूर दूर पड़े हैं लाइगेंड। ठीक है, मेटल को जब अप्रोच करेंगे तो कहां से कर रहे हैं? अलोंग द एक्स एक्सिस। 2 लाइगेंड किधर से आ रहे हैं? अलोंग द वाई एक्सिस। एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, दोनों वाई एक्सिस पे आ रहे हैं। और 2 लाइगेंड्स कहाँ पे आ रहे हैं? अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, अब मेटल के पास 6 के 6 जो लाइगेंड्स हैं वो अलोंग द एक्सिस मेटल को अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर अलोंग द एक्सिस करेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, जो ये वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं आपके डी वाले, इनके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? एक्सिस के इन बिटवीन, एक्सिस के ऊपर तो नहीं पड़े हुए। इज इट क्लियर? तो जब लाइगेंड आएगा, लाइगेंड ने तो आना एक्सिस की तरफ से, जेड एक्सिस की तरफ से आ रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ से आ रहा है, वाई एक्सिस की तरफ से आ रहा है। तो जब वो आएगा तो उसको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्टली अपने रास्ते में मिलेंगे ही नहीं, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को फेस ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स साइड पे पड़े हैं तो रिपल्शन क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, ये 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, जेड एक्सिस के ऊपर है। तो जैसे लाइगेंड आएगा, लाइगेंड को डायरेक्टली अपने रास्ते में कौन मिलेगा? इलेक्ट्रॉन, है ना? और जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, दोनों फेस टू फेस होंगे और रिपल्शंस क्या होंगी? ज्यादा होंगी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं जिनको डायरेक्ट रिपल्शन मिल रहा है, ठीक है, इनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, दैट मीन्स ये हायर इन एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगे। ये 2 ऑर्बिटल्स यहाँ आ गए जिनका नेम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और 2 ऑर्बिटल्स आपके कहाँ आ जाएंगे? थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे,
सॉरी 3 ऑर्बिटल्स जिनका नेम है dxy, dyz and dzx. So this is the crystal field theory in an octahedral complex. According to crystal field theory, जब भी ligands metal को अप्रोच करता है तो उसके d orbitals अफेक्ट होते हैं. पहले तो वो स्लाइटली थोड़ा अनस्टेबल हो जाएंगे, हायर इन एनर्जी चले जाएंगे. उसके बाद में क्योंकि सारे ऑर्बिटल्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिपल्शन फील करेंगे तो उनकी स्प्लिटिंग भी वेरी कर जाएगी. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो dxy, dyz, dzx है वो इनके कंपैरेटिवली थोड़े से क्या हैं, स्टेबल हैं. क्लियर? तो अब बेटा ये जो इन दोनों में गैप आ गया, इसको हम, इस पूरी चीज को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. ये स्प्लिटिंग हो रही है ना डी ऑर्बिटल्स की. पहले डी जनरेट थे, अब उनकी डी जनरेसी खत्म हो चुकी है और ये जो इनमें डिफरेंस है इसको हम डेल नॉट के साथ लिखते हैं. दिस इज द गैप, डेल नॉट. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ठीक है, अब स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालनी है ये देखना. जब बेटा ये दोनों स्प्लिट होंगे तो आपको पता है एनर्जी ना तो क्रिएट होनी है ना ही डिस्ट्रॉय होनी है ना. तो ये ऊपर कितना चले जाते हैं 0.6 और ये तीनों नीचे कितना आ जाते हैं 0.4. समझ रहे हो? ये भी 0.6 ऊपर चला गया, ये भी 0.6 ऊपर चला गया, दोनों मिला के कितना चले जाएंगे 6 2 जा 12, है ना. और ये तीनों 4 4 नीचे आ गए, 4 3 जा 12. तो ओवरऑल बैलेंस हो गया एनर्जी का. इज इट क्लियर? यस 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 एग्जैक्टली. मैं बता रही हूँ आपको, ये जितनी भी स्प्लिटिंग आ रही है ना, हम इसको सिंपली डेल नॉट बोल रहे हैं. इसकी वैल्यू कितनी है हम ये नहीं बात कर रहे. ये कम भी हो सकती है, किसी केस में ज्यादा भी हो सकती है, वो मैं बताती हूँ. अगर डिफरेंस डेल नॉट है, इसका मतलब ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं कि 0.6 ऊपर गए हैं और जो तीन ऑर्बिटल्स हैं वो 0.4 नीचे आए हैं. ओवरऑल बैलेंस रह गया एनर्जी का. अब रही बात जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो हम उस अकॉर्डिंग एनर्जी निकाल सकते हैं हर एक कॉम्प्लेक्स की. ठीक है, जैसे मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा. इसकी एनर्जी भी -0.4, इसकी भी -0.4, टोटल कितनी हो गई -0.8. ठीक है, तो ऐसे करके हम कॉम्प्लेक्स की एनर्जी बता सकते हैं. क्लियर? अब रही बात आपके पास स्प्लिटिंग कम होगी या ज्यादा होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? तो बेटा ये बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं. सबसे पहले तो ये लाइगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है ना. अगर लाइगेंड आपका मेटल के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो रिपल्शंस भी बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा और गैप बहुत ज्यादा आएगा ऑर्बिटल्स में, है ना. और अगर आपका लाइगेंड मेटल के साथ वीक इंटरेक्शंस कर रहा है तो वो स्प्लिटिंग बड़ी कम क्रिएट करेगा. तो इसका मतलब हमारे पास दो टाइप के लाइगेंड्स हो गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, वीक फील्ड लाइगेंड्स. स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएंगे, वीक फील्ड लाइगेंड्स कम स्प्लिटिंग करवाएंगे. ठीक है, दूसरा मेटल पे भी डिपेंड करता है. अगर मेटल पे सपोज 1 पॉजिटिव चार्ज है तो इंटरेक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं ना होगी. मेटल के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितनी ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उतनी स्ट्रांग मेटल के साथ वो लाइगेंड के साथ इंटरेक्ट करेगी और स्प्लिटिंग भी आपकी उतनी ज्यादा आएगी. क्लियर? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं. तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या पीछे देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि मेटल सेम रह रही है लेकिन लाइगेंड अलग अलग आने से ज्योमेट्री वेरी कर रही है, हाइब्रिडाइजेशन वेरी कर रही है. कोई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कोई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बता रहा है ना. तो अब आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि कौन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कौन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा. ठीक है, तो अब मेरे को बताना जरा, हमने जो कल केस किया था उसका अभी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं. जो हमने कल केस किया था वो मैंने क्या बताया था आपको, कोई एग्जांपल दी थी ना. अच्छा, जैसे मैंने आपको आयरन का बताया था, आयरन के साथ एक मैंने बेटा वाटर लिए थे 6 और एक मैंने आयरन के साथ साइनाइड लिए थे 6, है ना. यही कॉम्प्लेक्स बताया था मैंने आपको. अब इनमें से वाटर जो है वो आपका वीक फील्ड लाइगेंड है. ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको पता कैसे चलेगा कौन वीक फील्ड लाइगेंड है और कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटली चेक करके कि कौन कितनी स्प्लिटिंग करवा रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो एक आपके पास पूरी एक सीरीज बना दी हुई है. ठीक है,
सबसे वीक वाले से लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे लाइगेंड्स को अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उस सीरीज को आप बोलते हो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर? व्हेन द लाइगेंड्स आर अरेंज्ड in the increasing order of their strength, right? So the series is known as the spectrochemical series. और उस सीरीज में मैं आपको ना एक थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ, इतना सा, जिससे आपको लिटिल बिट मतलब मोटा मोटा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। जो आपके कार्बन फैमिली है ना, उनके लाइगेंड्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रोजन फैमिली के थोड़े वीक हैं, ऑक्सीजन फैमिली के फर्दर वीक हैं, और जो आपकी हेलोजन फैमिली है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके फर्दर सबसे वीक लाइगेंड होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, वाटर किसका कंपाउंड है? ऑक्सीजन का। साइनाइड किसका कंपाउंड है? कार्बन का। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कौन होगा? साइनाइड। और वीक फील्ड लाइगेंड कौन सा है आपके पास? ऑक्सीजन। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने के लिए मैंने मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपको आइडिया लग जाए। ओके, अब मेरे को बताओ कि कौन लो स्पिन बनाएगा और कौन हाई स्पिन बनाएगा, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें पता नहीं चलता था। साइनाइड हाई स्पिन बनाएगा। अच्छा, अब देखना, फिर मैं बता रही हूँ। जब बेटा वीक फील्ड लाइगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? वीक फील्ड के केस में स्प्लिटिंग क्या होनी है? कम होनी है ना? और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड अप्रोच करेगा तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जानी है। डिफरेंस दिख रहा है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ? ये आपका वाटर का केस है, ये आपका साइनाइड के केस है ना? अब मान लो आपको इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल करने हैं। जैसे मान लो आयरन है ना? आयरन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? D6 होती है ना? हमने D के 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब कैसे फिल करोगे? वीक के केस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ। प्रॉब्लम किसकी आ गई? फोर्थ की। प्रॉब्लम किसकी आ गई? फोर्थ की। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? गैप काफी कम है, इलेक्ट्रॉन इजीली नेक्स्ट स्टेट में जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब और कोई ऑप्शन नहीं है तो सिक्स्थ कहाँ पे आ जाएगा? फर्दर पेयरिंग में। क्लियर? इज इट क्लियर डियर? और अगर हम इधर बात करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो रखी है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ इतनी हायर एनर्जी नहीं वो है ना कर सकता। आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया तो उसको पेयर करना पड़ना है, पेयरिंग की वजह से भी रिपल्शन होती है। और यहाँ अगर वो जाएगा तब भी बड़ी हायर एनर्जी चाहिए, वो देखता है मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सा है। तो गैप इतना ज्यादा है, वो सोचता है नहीं यार पेयरिंग ही ठीक है। तो फोर्थ भी यहाँ आ गया, फिफ्थ भी यहाँ आ गया, सिक्स्थ यहाँ आ गया। तो नेचुरली आपका ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, वीक वाला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आपके पास आएंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है? पेयरिंग करवाना ज्यादा बेटर समझता है, पेयरिंग इजीली हो जाती है क्योंकि स्प्लिटिंग बड़ी ज्यादा है। तो इसके कॉम्प्लेक्सेस हमेशा क्या बनेंगे आपके पास? लो स्पिन। और वीक फील्ड के केस में क्या बनेंगे आपके पास? हाई स्पिन। होप इट इज क्लियर? ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं। सेकंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? वो तो इजी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, है ना? और वही फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट n+2 वाला जो कल बताया। ठीक है, और जो आपका रहा थर्ड, कौन सी प्रॉब्लम थी? कलर की। कलर का इश्यू था ना कि कॉम्प्लेक्सेस के पास कलर क्यों आता है। बेटा ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अच्छे से याद रखना, रीजन बीइंग आपके 2 चैप्टर में है ये। एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक आपका डी ब्लॉक में है, वहां पे मैं नहीं करवाऊंगी। ठीक है, तो याद रखना ये। अच्छा, अब कलर कैसे आएगा? कोई मेरे को सुजेस्ट कर सकता है कलर का रीजन क्या है? यस, अब देखो जो डी ऑर्बिटल्स पहले तो सारे सेम लेवल के थे, कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से वो स्प्लिट हो गए, है ना? अगर स्प्लिटिंग होगी तो एक चीज देखना आप कि डी ऑर्बिटल अलग अलग है, ये इनमें कुछ गैप आ गया, है ना? अब मान लो लाइट पड़ रही है इन पे, जब लाइट फॉल करेगी किसी भी कॉम्प्लेक्स पे, तो जो लोअर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एनर्जी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करके वो कहाँ चले जाएंगे? हायर स्टेट में। और
आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में वो अनस्टेबल है, वापस से वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे और कुछ रेडिएशन एमिट करेंगे, तो डेफिनेटली कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आएगा ही आएगा। किसी भी चीज का कलर आता ही क्यों है बेटा? अगर वो लाइट को विजिबल रीजन में अब्सॉर्ब करता है, अगर किसी और रीजन में करेगा तो कलर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग है वो किस ऑर्डर में लाई कर रही है? विजिबल रीजन के रेंज में ही आ रही है। तो इसका मतलब ये विजिबल लाइट को इजीली अब्सॉर्ब कर सकते हैं और उसकी वजह से कलर आएगा। ठीक है, समझे आप? अब थोड़ा सा कलर का आइडिया दूं कैसे पता चल सकता है? वो तो एग्जैक्टली चलो एक्सपेरिमेंट से ही आपको पता चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ। अच्छा, ये तो सबको पता ना, विबग्योर। यहाँ मैं यहाँ लिखती हूँ, ये हम कॉम्प्लेक्स का कलर थोड़ा सा डिसाइड करते हैं। विबग्योर पता सबको? यहाँ पे रेड होता है और यहाँ पे वायलेट। अब मेरे को बताओ कि ज्यादा एनर्जी कौन से कलर की होती है? जल्दी जल्दी। जो रेड है बेटा, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा, है ना? और एनर्जी क्या होती है? कम, राइट? एनर्जी कम होती है। वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी क्या होती है? ज्यादा, है ना? अब देखो, वीक फील्ड के केस में गैप देखो कितना है, गैप कम है ना? तो अपने गैप के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब क्योंकि इसका गैप कम है, सपोज करो कि यहाँ पे गैप जो है सपोज 200 जाउल का है, मान लेते हैं, है ना? तो ये एनर्जी भी इसी एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ना। तो इसका मतलब जो वीक फील्ड वाला केस होता है वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? जिसकी एनर्जी कम होती है, तो वो प्रोबेबली इस रीजन में लाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा, है ना? और आपको पता है किसी भी चीज का कलर कौन सा आता है? कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ना। अब जैसे जिस चीज का कलर रेड है, इसका मतलब उसने बाकी लाइट एब्जॉर्ब कर ली और रेड रिफ्लेक्ट करी है, ठीक है? तो जो वीक फील्ड लाइगेंड है वो ये वाले कलर्स को एब्जॉर्ब करेंगे, तो डेफिनेटली ये कलर नहीं आएगा, उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा। क्लियर? और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है उनका एनर्जी गैप ज्यादा है ना? तो एनर्जी गैप ज्यादा के अकॉर्डिंगली उनका वो कलर आ जाएगा। समझ गए? तो ऐसे करके गैप के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि कैसे कलर वेरिएशन हो सकता है। ओके, तो ये तो था बेटा आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सारा। होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यस और नो? तो एक चीज अब नेम बता देती हूँ, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनको हम T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं इनको हम EG ऑर्बिटल्स बोलते हैं। G मतलब सिमेट्री को ये वो करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। और रही बात, अगर मान लो ज्योमेट्री थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, तो मान लो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, तो अगेन इजी है, आप इजीली डिसाइड कर सकते हो। ज्योमेट्री कौन सी है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है? ये मेटल होती है, ये लाइगेंड्स होते हैं बस। यहाँ पे ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस पे आपके पास कोई भी लाइगेंड नहीं है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो ये रहे आपके डी ऑर्बिटल्स 5। जब लाइगेंड आया तो ये थोड़े से हायर इन एनर्जी चले गए, है ना? अब रही बात स्प्लिटिंग की, तो स्प्लिटिंग कैसे होनी है? पहले तो सिंपल ऑक्टाहेड्रल वाली स्प्लिटिंग कर दो, क्योंकि जो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो ऑलमोस्ट ऑक्टाहेड्रल जैसा दिखता है, सिर्फ एक ही फर्क है कि जेड एक्सिस पे कोई भी लाइगेंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे और 2 ऑर्बिटल यहाँ पे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब बात करो बेटा स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर में क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी जल्दी सोचना, क्या फर्क पड़ा? वेरी गुड। जेड वाला जो लाइगेंड है वो हमने हटा दिया, इसका मतलब जेड वाले को अब रिपल्शन कम फील होगी और बाकी वालों को ज्यादा। तो इसका मतलब यहां से जो एक ऑर्बिटल है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो ऊपर चला जाएगा और जो डी जेड स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा। और इन तीनों में भी सेम केस होना है, ठीक है? इन तीनों का सिचुएशन ये अलग अलग आ सकता है। एक्स वाई वाला ऊपर चला जाएगा
और ये जो आपके 2 थे YZ और ZX जिनमें Z आ रहा था वो स्टेबल हो जाएंगे। तो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग ऐसी होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करते हो? पहले इन दोनों में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर यहाँ पहुंचोगे। ठीक है बेटा, समझ गए? और अगर बेटा आपकी अब ज्योमेट्री सपोज कर लो टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा? टेट्राहेड्रल के केस में ऑक्टाहेड्रल का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, ये रहे आपके 5d ऑर्बिटल्स, लाइगेंड अप्रोच करा, थोड़े से हायर इन एनर्जी चले गए, उसके बाद में जब स्प्लिटिंग की बारी आई तो इसकी स्प्लिटिंग ऑपोजिट होती है। जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल से बिल्कुल ऑपोजिट चलना है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में जो लाइगेंड्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच करते हैं, ऑन द एक्सिस अप्रोच नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेंगे तो बिटवीन वाले जो ऑर्बिटल्स थे उनको रिपल्शन ज्यादा मिली, वो हायर इन एनर्जी चले गए, DXY, DYZ, DZX, और जो नीचे वाले थे DX2, Y2, DZ2, ये ऑन द एक्सिस है, इनको रिपल्शन इस बार कम मिल रही है और ये स्टेबल हो गए। तो ऐसे करके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने स्प्लिटिंग की हेल्प से जो है कॉम्प्लेक्सेस को मतलब एक्सप्लेन किया, उनका कलर बताया, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताई, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, लाइगेंड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दी कि आप इजीली वहां से डिसाइड कर सकते हो। और रही बात और किस चीज की, सब कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब बनेंगे, राइट? तो ये सारा स्प्लिटिंग के। और किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे? इलेक्ट्रॉन्स फिल करके आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, CFSE कैलकुलेट कर लो, उससे आपको स्टेबिलिटी का आइडिया मिल जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल हमने करी थी ना, मैं वहीं पे करती हूँ। ये रही, इस एग्जांपल में देख रहे हो ना, ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला, याद आया? अभी करा है ना? इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा? ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे वीक फील्ड के केस में, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं। तो नीचे आपको पता ना -0.4 होता है, ऊपर क्या होता है? +0.6। तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके नीचे हैं, 4 4 जा 16, तो -1.6 आ गया। और ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 6 2 जा 12, है ना? तो 1.2। तो आंसर सॉल्व करके माइनस में 0.4 आ रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी है कितनी है? -0.4, राइट? अब इसमें कैलकुलेट करो, इसमें कितनी स्टेबिलिटी आएगी स्ट्रॉन्ग वाले के केस में? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस, वेरी गुड। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किससे मल्टीप्लाई करोगे? -0.4 से। तो जब -0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2.4 आ जाएगा। तो कौन स्टेबल हुआ दोनों कॉम्प्लेक्सेस में से? सेकेंड वन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर भी आप CFSE के अकॉर्डिंगली, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपका चैप्टर कर रही हूँ फिनिश, क्योंकि इसके बाद में आपकी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की एप्लीकेशन है, जो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, और एक आपका जो थे कार्बोनिल वाले कंपाउंड्स और आइसोमरिज्म, ये टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। तो हमारा चैप्टर जो है आज फिनिश होता है। कोई डाउट है तो पूछ लो। जी,